प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे वक्तव्य का विषय है रीतिकाल की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। यह तो आपको विदित है कि रीतिकाल का समय 200 वर्षों का रहा है। इतने समय में जो हमारे समाज के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए या जो बदलाव आया है, उनको दृष्टिकोण में रख करके, ध्यान में रख करके ही हम इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम रीतिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल एवं अंग्रेज़ों का उदय काल देखा। कहने का भाव क्या है कि रीतिकाल यानी इन 200 वर्षों के अंदर ही जो मुगलों का, मुस्लिम शासकों का वैभव का काल था, राजपाट था, उनका विनाश होते हुए और अंग्रेज़ों के शासन का उदय होते हुए देखा गया। अर्थात अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमाने प्रारंभ कर लिए। शाहजहां ने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसे उद्भव के प्रतीक निर्मित करवाए। यानी स्थापत्य कला के अंदर यह यादगार के लिए जो ताजमहल बनवाया था, मयूर सिंहासन बनवाया था, वे प्रतीक मात्र निर्मित करवाए गए थे। किंतु 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों और औरंगजेब और दारा शिकोह में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी शाहजहां के जो दो पुत्र थे, औरंगजेब और दारा शिकोह, उसमें शासन के लिए, सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए झगड़ा आरंभ हो गया। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया। यानी अपने भाई को मार करके औरंगजेब ने सारे साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। किंतु उसकी धार्मिक सहिष्णुता एवं अहंकार के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। यानी औरंगजेब ने सत्ता पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन उसकी धर्म के प्रति असहिष्णुता जो थी, यह अहंकार था, उसके कारण जितने भी जागीरदार थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने अपने अपने साम्राज्य में उपद्रव कर दिया। यानी विद्रोह का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। उसके शासन का अधिकतर समय इन उपद्रवों को दबाने में व्यतीत हुआ। कहने का भाव क्या है कि औरंगजेब ने जैसे तैसे करके शासन तो प्राप्त कर लिया, राज्य की बागडोर तो अपने हाथ में ले ली, लेकिन प्रजा के अंदर विद्रोह की भावना जो है भयानक रूप ले चुकी थी। इसलिए उसके शासन का अधिकतर समय इन उपद्रवों को, इन झगड़ों को मिटाने के में ही बीत गया। द्वितीय पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठा और सन 1712 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। यानी औरंगजेब के बाद जो उनका दूसरा पुत्र जो है राजा बना, शासक बना, बादशाह बना, उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गई। अगले 50 वर्षों तक ऐसी स्थिरता रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी उनके जो दूसरा पुत्र राजा बना था, उसके 50 वर्षों तक साम्राज्य के अंदर संघर्ष चलता रहा। यानी अशांति का प्रचार जो है साम्राज्य के अंदर छाया रहा। विलास वृत्ति में बढ़ोतरी हुई। ये तो आप जानते हो कि रीतिकाल के अंदर जो है सुरा सुंदरी का समय रहा है। लोग ऐशो आराम से जीवन यापन करने लग गए थे। इसीलिए उनके साम्राज्य के अंदर जो केंद्रीय सत्ता थी, वह जो है नाम मात्र की रह गई थी, अर्थात ढीली पड़ गई। उस सत्ता से लोग घबराते नहीं थे, उस सत्ता की परवाह नहीं करते थे।
सन 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के कारण मुग़ल साम्राज्य की नींव हिल गई। यानी जब नादिर शाह ने देखा कि मुग़लों का आपस में झगड़ा चल रहा है तो उसने मौका देख करके मुग़लों के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1738 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। यानी जो भी साम्राज्य के अंदर थोड़ी बहुत स्थिरता थी वह स्थिरता भी डगमगा गई। रही सही कसर जो है सन 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करके पूरी कर दी। आपको पता होगा कि 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत के शासक कौन थे? मुग़ल लोग थे। विदेशी व्यापारियों विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपको पता है कि 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में क्या बन करके, व्यापारी बन करके आई थी और उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा लोग आपस में लड़ाई झगड़े में लीन हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे शक्ति संचय करके वे सन 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। यानी उन्होंने देखा कि उत्तरी भारत का मैदान खाली है, तो उन्होंने धीरे धीरे शक्ति का संग्रह किया, संचय किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया और लगभग पूरे उत्तरी भारत पर सन 1803 ईस्वी तक वो क्या कर सके थे, अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुए। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई और मुग़ल साम्राज्य नाम मात्र के शासक रह गए थे। यानी भारतवर्ष पर मुख्य रूप से तो अंग्रेज लोग शासन करते थे, लेकिन नाम के मात्र से ही, यानी सिर्फ नाम का ही प्रयोग मुग़लों के शासकों के लिए किया जाता था। नाम मात्र का शासन जो है मुग़ल शासक करते थे। इधर क्या है कि भारत की जनता मुग़लों से भी और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से अत्यंत दुखी थी। भारत की स्थिति और नाजुक होती जा रही थी। प्रतिदिन दयनीय स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता ने भी सन 1857 ईस्वी में क्या कर दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ऐलान कर दिया, प्रथम क्रांति का आह्वान किया। उस क्रांति में ये निर्णय लिया गया कि मुग़लों को पुनः सत्ता में स्थापित किया जाए या प्रतिष्ठित किया जाए, पर ये प्रयास क्या रहा, असफल रहा। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे के रूप में भारत में रहते थे। भारतीय जनता ने सोचा कि अंग्रेज़ों से तो ये शासक अच्छे हैं, इनको ही दोबारा से प्रतिष्ठित किया जाए, लेकिन ऐसा करने में भारतीय जनता जो है असफल रही। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुग़लों के सदृश रहा। यानी जैसे मुग़ल शासक थे उसी प्रकार से भारत के अंदर जो मुग़ल शासक थे वे भी क्या कर रहे थे कि अपना जो साम्राज्य है उसकी तरफ ध्यान न दे करके सुरा सुंदरी के अंदर डूबे रहते थे। विलासमय जीवन, विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हो रहे थे। यानी जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनमें क्या था कि विलासिता के कारण लोग जो है नशे के अंदर, सुरा सुंदरी के अंदर डूबे रहते थे। बहुपत्नी प्रथा का बढ़ावा दिया गया था और वे साम्राज्य भी अंत की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी, कि उस समय का समाज किस प्रकार से था, कैसी व्यवस्था थी। उस समय समाज के अंदर सामंतवादी प्रथा का बोलबाला था। इस काल में और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। यानी सामंतों के अंदर भी ये सारे गुण थे। ये कौन से वाले गुण? सुरा सुंदरी वाले, विलासिता वाले। एक और विलासी
शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। यानी उस काल में भी जो कहेंगे कि राजा, उनके मनसबदार, सामंत, जमींदार, जिनके पास पैसा था, वे लोग तो अपना ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे, और जो गरीब जनता थी, सर्वहारा वर्ग के लोग थे, जनसामान्य लोग थे, वे इस से बदतर होते जा रहे थे, पिसते जा रहे थे। विलासिता की बढ़ोतरी थी, यानी जनता के अंदर जो है वे लोग भी विलासिता की प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति समझने लगे थे। यानी नारी के जीवन का कोई मूल्य नहीं था, नारी को पुरुष के समान नहीं, जो हमारी वैदिक परंपरा थी जिसमें नर और नारी को बराबर माना जाता था, वो प्रथा तो खत्म हो चुकी थी, और मुगल काल में नारी को तो एक वस्तु मात्र माना जाता था। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। उच्च वर्ग कौन सा था? जो राजा थे, सामंत थे, वे सब लोग क्या करते थे? विलासी जीवन व्यतीत करते थे, और अपने विलास के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए उन्हीं साधनों को जुटाने में लगे रहते थे। यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। मध्यम वर्ग के लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे थे, उन्हीं का अनुकरण कर रहे थे। यथा राजा तथा प्रजा का भाव जो है जनता के अंदर देखा जाता था। किसी की कन्या का अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य सी बात थी। यानी मुगल काल के अंदर या रीति काल के अंदर कहें तो हमारी जो स्त्रियां थी, बेटियां थी, उनका भी मान सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस लगी थी। उच्च वर्ग के लोग सामान्य घरों की लड़कियों का मन मर्जी से जब चाहें जैसे चाहें उनका अपहरण कर लेते थे। अभिजात्य वर्ग के हरम सुंदर नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे। अभिजात्य वर्ग यानी जो सामंत थे, राजा थे, राज दरबारी थे, उनके जो हरम थे, भवन थे, महल थे, उनके अंदर सुंदर सुंदर नारियां जो है रखी जाती थी, और उनकी रक्षा करने वाली जो उनकी सेविकाएं थी या उनकी सुरक्षा के लिए जिनको छोड़ा जाता था, उनसे उनके हरम भरे रहते थे। फिर भी वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे। यानी इतनी होने के बावजूद भी समाज में वेश्या प्रथा प्रचलित थी। समाज के लोग, उनको तो छोड़ो आप, जो सामंत थे, राज दरबारी थे, राजा लोग थे, वे भी वेश्यागमन करके अपने जीवन में अपने आप को धन्य मानते थे। समाज में काम वृत्ति की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने के लिए घटिया स्तर के शिक्षक जो है इस काल में प्रचुरता में देखे जा सकते हैं। यानी काम की शिक्षा देने वाले निम्न स्तर के शिक्षक भी इस काल में देखने को मिलते थे। विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी। यानी जैसी माता पिता की मनोवृत्ति होती थी, संतान भी उसी का अनुसरण करती थी, और जो नैतिक पतन उनके माता पिताओं का हो रहा था, धीरे धीरे उनकी संतान भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही थी, उन्हीं का अनुसरण कर रही थी। इसलिए अनैतिक कार्य करते हुए वे बिल्कुल भी नहीं हिचकती थी। विवाहित स्त्रियां जो थी, पति प्रेम न मिलने के कारण वे भी क्या है, इधर उधर अपने प्रेम संबंध बनाती रहती थी। यानी जो पत्नियां शादीशुदा थी, विवाहित जीवन उनका सुखमय नहीं था, वे भी जो है इसको क्या बोलेंगे, विलासी कहेंगे या कामी प्रवृत्ति के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। निष्कर्ष रूप में हम यह पाते हैं कि समाज का नैतिक अंकुश शिथिल हो गया था। शिथिल क्या?
कि समाज पर नैतिकता का जो एक अंकुश होता है वो लगभग खत्म था, समाप्त हो गया था। विलास वृत्ति की प्रधानता सर्वत्र व्याप्ति, यानी समाज के अंदर सिर्फ कामी विलासी प्रवृत्ति ही चारों तरफ दृष्टिगोचर होती थी। इसके बाद हम रीतिकाल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे या विचार करेंगे। तो ये विद्यार्थियों, जैसे जैसे पृष्ठभूमि, जैसे हमारे राजा, यथा राजा तथा प्रजा वाली जो उक्ति है वही तो समाज को प्रभावित करेगी और उसी के अनुसार ही हमारी जो समाज की संस्कृति है वह पुष्पित पल्वित होगी। अब क्या है, अकबर शाहजहाँ की उदार नीति के कारण हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के अंदर जो समन्वय हुआ था वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया था। यानी अकबर और औरंगजेब बड़े उदारवादी राजा थे, वो हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार नहीं करते थे, लेकिन औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, इसलिए उसकी जो धार्मिक नीति थी उसने इन दोनों संस्कृतियों को छिन्न भिन्न कर दिया। मंदिरों मठों के अंदर जो मठाधीश थे या मंदिर के पुजारी थे, लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। कहने का भाव क्या है कि मंदिर का पुजारी और जो मठ का मठाधीश है वह भी राजाओं और सेठों, यानी उस समय के जो व्यापारी थे, पूंजीपति लोग थे, उनको गुरु दीक्षा दे करके अच्छा खासा पैसा कमाने का कार्य करते थे। राम कृष्ण की लीलाओं में वे अपने विलासी जीवन की संगति को खोजते थे, यानी राम और कृष्ण का बहाना बना करके उनके जो स्वयं के विचार थे, स्वयं की भावनाएं थी, वे उनको जो है लोगों को बताने का कार्य करते थे। यानी वो राम कृष्ण से उनको कुछ लेना देना नहीं था। उनकी जो कामी प्रवृत्ति थी, जो विलासिता की प्रवृत्ति थी, वो श्री राधा और कृष्ण का नाम लेकर के उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालने के बहाने से अपने उद्गारों को, अपने विचारों को व्यक्त करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से बहुत दूर चले गए थे। कहने का भाव क्या है कि ये प्रवृत्ति सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, हिंदुओं की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार की बन गई थी। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने के मनोकामना से हिंदू मंदिरों के पुजारियों एवं पीरों के पास जाने लगे थे। यानी कहने का अर्थ क्या कि उस समय जो धर्म के अड्डे थे, मंदिर थे या मठाधीश थे या दरगाह थी, वहाँ पर भी लोग अपनी विलासिता को शांत करने के लिए जाने लगे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। धर्म स्थान कौन से, चाहे वो मंदिर थे, मठ थे, मस्जिद थे, उन सब के अंदर पापाचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित उठाते थे, क्योंकि जनता का ध्यान तो शिक्षा की तरफ तो था ही नहीं, इसलिए जनता के अंदर अंधविश्वास फैला करके जो मुल्ला थे, जो मौलवी थे, जो पंडित थे, पुरोहित थे, पुजारी थे, वो इस चीज़ का लाभ उठा रहे थे। अहिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत, यानी अहिंदी भाषी दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर जो संत लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहाँ पर बसे हुए थे, अब भी वे लोग क्या कर रहे थे, नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे। नैतिकता के यानी मानव के जो नैतिक मूल्य हैं उनके ध्वजवाहक, उन प्रतीकों को लेकर के जनता के सामने आते थे, अर्थात वही इन प्रतीकों को, इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। किंतु उनका प्रभाव
उत्तर भारत में न था। लेकिन इधर हमले तो उत्तरी भारत पर हो रहे थे ना, और प्रचार कौन कर रहे थे? दक्षिण भारत के संत। तो उनका प्रभाव इधर बहुत कम दिखाई देता था। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान था। यानी चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, यानी स्थापत्य कला जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, मयूर सिंहासन जो है, और आपकी जामा मस्जिद है, ये बहुत सारी इमारतें जो उन्होंने बनवाई, ये स्थापत्य कला के नमूने हैं। चित्रकला, इन भवनों के जो दरवाजे हैं, दीवारें हैं, उनके ऊपर चित्र भी बड़े सुंदर सुंदर बनाए गए हैं। ये तो उस काल की विशेषता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि संगीत कला का भी विशिष्ट स्थान था। अब आपको पता है कि वो लोग विलासी थे, सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। सुरा पीने के बाद वो नर्तकियों का नृत्य जो है देखते थे, इसलिए नृत्य कला या संगीत कला का स्थान इस काल में काफ़ी अच्छा रहा। मुग़ल शासकों की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा उनकी ब्रिज थी। अब मुग़ल शासकों की राजकीय भाषा फारसी क्यों थी? क्योंकि वो हमारे भारत के नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को, राजकाज की भाषा फारसी रखा, ताकि कोई हिंदू इस भाषा को जल्दी से समझ ना सके, पढ़ ना सके, और जो कार्य करते थे उसमें ये फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। और जो काव्य रचनाएं होती थी वे ब्रिज भाषा के अंदर की जाती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रिज भाषा का स्थान उस समय प्रतिष्ठित माना जाता था, अच्छा माना जाता था। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजसी ठाट बाट क्या? कि राजा महाराजा कैसे ऐशो आराम से रहते हैं, ऐसे चित्र भी उन भवनों के, उन इमारतों की दीवारों पर दिखाई देते थे। और जो सामान्य जनजीवन है उनके चित्र भी यहाँ पर अंकित होते थे। राजस्थानी शैली और कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कवियों एवं कलाकारों को राज्याश्रय प्राप्त था। इस काल में काफ़ी धन दौलत उन्होंने कमाई, जिसमें साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। यहाँ कहने का भाव क्या है कि जो लाल किला है और आगरा का जो ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, दीवाने खास है, ये क्या है कि स्थापत्य कला के कारण उल्लेखनीय हैं। कवि लोग क्या करते थे? सामंतों की, राजाओं की प्रशंसा करते थे और उनकी झूठी शान की प्रशंसा करके उनको राजाश्रय मिल जाता था, राजाओं के पास आश्रय मिल जाता था, और इसलिए उन्होंने राजाओं से वाहवाही तो लूटी, इसके साथ उन्होंने काफ़ी धन संपत्ति को भी प्राप्त किया, जिसमें साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। क्योंकि कवि ही तो कविता करता है, कवि के द्वारा ही साहित्य सृजन किया जाता है। इसलिए इस काल में कवियों ने चाहे राजाओं की प्रशंसा ही की है, उसके कारण साहित्य का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या करवा रही हैं, हमारे तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके तभी क्लियर होंगे, तभी आप उनको कर पाओगे जब आपने उनकी पूरी थ्योरी को पढ़ा होगा। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में आपके अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं।
अब जहाँ तक मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें मैंने ये पाया कि जो चीज़ें राजनीतिक पृष्ठभूमि की हैं, आपके राजनीतिक, सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, उनका कुछ न कुछ पहलू जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनसे वंचित रह गया था। इसलिए मैंने इस व्याख्यान को आपके लिए स्पेशली तैयार किया, क्योंकि नेट के अंदर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो आपका सेकंड पेपर है, कि रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। लेकिन किसी भी काल को, किसी भी देश को, किसी भी समाज के बारे में जब हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली प्रवृत्ति राजनीतिक होती है। राजनीति से ही सारी चीज़ें जो है संचालित होती हैं। आज प्रजातंत्र है तो क्या है, जब हमारे देश में राजतंत्र था, राजतंत्र भी हमारे व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए मैंने इस व्याख्यान माला को तैयार किया है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी मेरी जो वीडियोज़ हैं उनका आपको पहले पता नहीं चला है, आप YouTube पर जाकर के डॉक्टर सुशीला आर्या के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने लगभग 40-42 वीडियोज़ जो हैं UGC के और नेट के सिलेबस की डाल रखी हैं। वही सिलेबस आपका IAS का, HCS का है, या आपका CTET का जो PGT का एग्ज़ाम होता है, या स्टेट लेवल के जितने भी आपके PGT के एग्ज़ाम्स होते हैं। CGL में जो हिंदी आती है, जर्नल इतिहास या साहित्य आता है, ये सारी क्लासेस के बच्चों के लिए सिलेबस को कवर करता है। इसके साथ भिन्न भिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके अंतर्गत भी ये पाठ्यक्रम लगा हुआ है। जो PG के बच्चे हैं, लॉकडाउन के दौरान जिनकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वे बच्चे भी घर बैठ कर के इन वीडियोस को सुन सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे वीडियोस चैनल को, डॉक्टर सुशीला आर्या का जो बना हुआ है चैनल यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस मैं डालूं समय पर मिल जाएं। और दो शब्दों के साथ आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। प्रतिदिन देश में इसके जो केस हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। सिर्फ जो हमारा WHO या हमारा इंडिया का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समय समय पर हमारे को चेतावनियाँ देते हैं या प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं। उन सभी बातों का ध्यान रखें। बेकार में घर से बाहर न जाएं। अगर घर से बाहर जाते हो तो मास्क पहन कर के जाएं, अपने पूरे बॉडी को ढक कर के जाएं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। और इसके साथ साथ जैसे ही आप घर में आते हो, अपने हाथ मुंह पैर धोएं, बार बार आप बाहर ना जाएं। और